हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2025 के लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन है। चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? भाषाई बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीत बुद्धि। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भावनात्मक बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताए हैं। यहाँ पर देख लिए इस एक्सप्लेनेशन क्या है। तो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में भावनात्मक बुद्धि शामिल नहीं है। उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं जो इस प्रकार हैं। बुद्धि के प्रकार: अंतःवैयक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, देशी बुद्धि या स्थानिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। दोस्तों यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताए थे, जिसमें से ये निम्न है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इसमें भावनात्मक बुद्धि को शामिल नहीं किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभिकथन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो अभिकथन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। यह बात सही है। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को तेज़ी से सीखते हैं व समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ का रीजन भी सही है। अभिकथन और रीजन दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। इस प्रकार दिए गए विकल्प में अभिकथन ए और आर कारण आर दोनों ही सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनी शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह शिक्षा नीति इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति का रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता को किस प्रकार निपटना चाहिए? विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। वास्तव जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादी को चुनौती दें। विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वह वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादियों को चुनौती दें। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से निपटने के लिए वास्तविक जीवन से संबंधित कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादियों को चुनौती दे सकें। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप में व्याप्त है। महिलाओं को सामाजिक पारिवारिक रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं। समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की नींव है, जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। देश में महिलाओं और लड़कियों के उत्पीड़न का हवाला देते हुए अमेरिका द्वारा मसौदा प्रस्ताव में 2022 और 26 के शीर्ष कार्यकाल के लिए CSW सह राष्ट्र महिला आयोग की सदस्य से ईरान को हटाने का प्रस्ताव पेश किया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए।
केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। बहुसांस्कृतिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अध्यापकों द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने के लिए अभिकर्ता की भूमिका प्रदान करना, विद्यार्थियों को ज्ञान के संवर्धन, मूल्यों एवं योग्यताओं अथवा क्षमताओं को विकसित करने एवं उनकी सशक्तिकरण हेतु योगदान देना, सामाजिक न्याय एवं समानता की भावना विकसित करना, अपने मार्ग से विचलित छात्रों को दिशा प्रदान करना, प्रोन्नति के मार्ग पर लाना एवं विभिन्न संस्कृतियों की शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना। अब हम बात करते हैं अपना अगले क्वेश्चन की। तो जब आकलन विद्यार्थियों की किसी कौशल संबंधी बोध या समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? तो अधिगम का आकलन, असतत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। दोस्तों जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यहाँ पर लिखा है क्या कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, मतलब लर्निंग बाय डूइंग ना, लर्निंग फॉर असेसमेंट। तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाएगा? समझ के लिए, ठीक है, कि बच्चा कितना समझा, तो उसकी शिक्षण प्रक्रिया यानी पढ़ाते समय ही उसका आकलन करना, उसको क्या कहेंगे? तो अधिगम के लिए आकलन यहाँ पर सही हो जाएगा। जब आकलन विद्यार्थियों को किसी कौशल संबंधी बोध और समझ पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। अधिगम के लिए आकलन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जब शिक्षक कोई प्रकरण पढ़ा रहे होते हैं तो प्रकरण के बीच बीच में बच्चों का प्रश्नों के माध्यम से आकलन करते हैं, जिससे बच्चे की समझने का स्तर एवं कठिनाई का पता चलता है। इसे ही रचनात्मक आकलन एवं निदानात्मक आकलन भी कहा जाता है। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 एकीकृत, समावेशी, विशेष शिक्षा, अप्रगतिशील शिक्षा। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार की डिसेबिलिटी, मतलब सभी प्रकार के बच्चों को एक समान रूप से शिक्षा दिया जाता है। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को भी साथ में लेकर शिक्षा प्रदान की जाती है। यर्सेल के अनुसार समावेशी शिक्षा की सहायता से सभी विद्यार्थी योग्यता, लिंग, जाति, भाषा, बुद्धि, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि स्थितियों के किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को, जो बच्चे स्कूल आने जाने में सक्षम नहीं हैं, उन बच्चों को संबोधित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें। उन्हें लिखित काम नहीं देना है जिससे बच्चा डर जाएगा, ठीक है। उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग से बिठाएं। उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकती। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चों को हम लोग क्या करेंगे? अनदेखा नहीं करना है, उन्हें अनदेखा नहीं करेंगे, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएंगे। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को हम लोग अलग नहीं बिठाएंगे। उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक हेतु उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करने हैं।
करने और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करने जैसे उद्देश्य निहित होते हैं। वंचित पृष्ठभूमि में वे छात्र आते हैं जिनके पास संपन्न छात्रों की तुलना में पर्याप्त संसाधन नहीं है। छात्रों की इन समूहों के साथ जाति, रंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाता है तथा इस तरह की धारणाएं छात्रों के आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। यह उनके भविष्य की शैक्षिक सफलता में बाधा उत्पन्न करती है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें और अच्छा प्रदर्शन न करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करें। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आँख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? पठन वैकल्य, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी अधिगम अशक्तता, ठीक है, लर्निंग डिसएबिलिटी किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आँख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? तो पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य, भाषा वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गति समन्वय डिस्प्रैक्सिया कहेंगे, जिसमें शारीरिक निपुणता नहीं पाई जाएगी, संतुलन नहीं कर पाएगा, हाथ आँख से सामंजस्य नहीं कर पाएगा, तो उसे गति समन्वय विकार कहा जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता, हाथ आँख सामंजस्य की क्षमता, गति समन्वय वैकल्य को प्रभावित करती है। कुछ पठन संबंधी विकार इस प्रकार से हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी, डिसकैल्कुलिया गणित के संबंधी सीखने में अक्षमता, डिसग्राफिया लेखन संबंधी और फिजिया भाषा संबंधी विकार है। अक्षमता विकलांगता पर्याप्त शक्ति क्षमता, शारीरिक या मानसिक क्षमता की कमी है। विशेष रूप से वह जो किसी व्यक्ति को दैनिक कार्य करने में या घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने और सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होने से रोकती है। स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की पहचान, ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑटिज्म का मतलब होता है बच्चा, ऑटिज्म वाला बच्चा क्या करता है, वो स्वयं में खोया रहता है, ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाता, वो दूसरों से बात करने में हिचकिचाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुखी होता है, यानी कि अपने आप में खोया रहता है। तो यहाँ पर दोस्त नहीं बना पाता यानी संप्रेषण में कठिनाई होती है। तो पहचान हेतु विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है। कौन सी ऐसी संभावना गुण उसमें होनी चाहिए? तो संप्रेषण में कठिनाई, जी हाँ होनी चाहिए। सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा नहीं, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की उसे इच्छा नहीं होती है। बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा स्वलीन है वो बुद्धि लब्धि भी कम होगी उसकी, ठीक है, वो होशियार भी हो सकता है, उसकी बुद्धि लब्धि भी अधिक हो सकती है, लेकिन वह बात करने में, संप्रेषण करने में हिचकिचाता है, दोस्त नहीं बना पाता है, दूसरों से मिल घुल नहीं पाता है। उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर संप्रेषण में कठिनाई इसकी विशिष्ट गुण होती है, विशिष्ट पहचान होती है। चलिए अब हम बात करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वलीनता, ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में संप्रेषण संबंधित कठिनाई की संभावना अधिक रहती है। स्वलीनता मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। हिंदी में इसे आत्मविमोह और स्वपरायणता भी कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है। इसके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं: मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्यता होना, जन्म से पहले बच्चे का विकास सही रूप से न हो पाना, या मस्तिष्क की कई भागों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की प्रबल भावना, अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नवाचारी अनूठे विचार। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी नहीं है? तो जिज्ञासा की प्रबल भावना तो ये तो होनी चाहिए, तो यहाँ पर नहीं होगा। अभिसारी सोच,
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिसारी सोच जो कि सृजनात्मकता की विशेषता नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर जिज्ञासा की भावना होती है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नवाचारी अनूठे विचार, ये सारी चीज़ें सृजनात्मकता में आती हैं। लेकिन कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर हमारा अभिसारी सोच, ये विशेषता हमारी नहीं होती है सृजनात्मकता की। अभिसारी सोच, सृजनात्मकता विद्यार्थी की विशेषता नहीं है, जबकि जिज्ञासा की प्रबल भावना, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नवाचारी अनूठे विचार आदि सृजनात्मकता विद्यार्थी की विशेषताएं हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं: आलोचनात्मक चिंतन एवं सृजन में विश्वास, अनुसंधान की प्रवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रामाणिक तथ्यों का संकलन। आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।